खाली अशोभनीय निंदनीय नहीं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा धोखा, छल, विश्वासघात है। क्योंकि इस समय कोई भी लॉकडाउन को तोड़ता है तो एक तरह से वो देश के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। एक व्यक्ति की असावधानी से पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। और पूरे देश ने देखा, एक जमात की असावधानी से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण दुगना हो गया। यदि तबलीगी जमात ये गलती न करती तो पूरा हिंदुस्तान 14 अप्रैल तक सामान्य हो जाता और पूरी दुनिया भारत को एक आदर्श के रूप में देखती। पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा लेती। इस कोरोना के खिलाफ जंग का नेतृत्व भारत करता। एक तबलीगी जमात के मौलाना की साध के कारण से पूरा देश कितना पीछे चला गया। किसी को भी ये लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए आज 135 करोड़ का ये जो भारत है उसकी इज्जत दांव पर लगी, उसके नागरिकों का जीवन दांव पर लगा है। और जीवन इस मृत्यु के खेल में जो है किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। बाबा, वैसे पथरी को लेकर बहुत ही सारी समस्याएं सामने आती हैं और एक ऐसी बीमारी है जिससे ना बड़े बच पाते हैं ना इसमें बुजुर्ग बच पाते हैं। तो क्या योग के जरिए से ठीक किया जा सकता है? कोई इलाज है इसका? देखिए अमित भाई, पथरी दो तरह की होती है। एक तो गाल स्टोन होता है, एक किडनी स्टोन होता है जी। गाल स्टोन ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए जो तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कम से कम दिन में 3 लीटर लिक्विड जरूर लेना चाहिए। जहां बहुत गर्मी हो 4 लीटर तक ले सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो प्रतिदिन करता है ना उसको गाल स्टोन होगा और ना उसको किडनी स्टोन होगा। किडनी स्टोन मुख्य रूप से कैल्शियम के कारण से होता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट उन्हीं को होता है जो कपालभाति नहीं करते, पानी पूरा नहीं पीते। इसलिए पानी पूरा पिए, कपालभाति प्रतिदिन करें तो न किडनी स्टोन होगा न गाल स्टोन होगा। गाल स्टोन हो जाता है तो पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह शाम ले लें। और किडनी स्टोन होता है तो कुलथ की दाल दोनों में ही लाभ करती है। कुलथ की दाल में थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पी लेते हैं तो दोनों ही तरह की पथरी में लाभ होता है। और खास करके किडनी की स्टोन तो पूरी तरह से पूरी दूर हो जाती है। और मैंने ये देखा है, जब मैंने हीरे की भस्म बनाई आज से 25 साल पहले, तो हीरा बहुत कठोर होता है, वो लोहे को भी काट देता है, उसको गला नहीं सकते आप। लेकिन हीरे को भी गलाने का काम कुलथ की दाल करती है। कुलथ की दाल में थोड़ा हींग और सेंधा नमक डाल करके हमने घुटाई की तो उसका भी पाउडर हो गया। तो कुलथ की दाल पिए और कपालभाति करें। सुबह खाली पेट पानी पिए कम से कम आधा से 1 लीटर और दिन भर 3 से 4 लीटर लिक्विड लें। और जिनको पथरी हो चुकी है वो टमाटर से, जितने भी बीज वाली सब्जी है उनसे, और उस समय जब पथरी है तो उस समय कैल्शियम खास करके रिच सोर्स होता है दूध उसका, तो दूध दही छाछ का भी थोड़ा परहेज करें तो पथरी को मिटाया जा सकता है। इसमें कपालभाति प्राणायाम सर्वाधिक लाभ करता है। स्वामी जी, क्या जैसे गॉल ब्लैडर हो गया या फिर किडनी हो गई, इन स्टोन्स के लिए अलग अलग आसन भी होते हैं कि एक ही तरह के आसन करने हैं? देखिए, स्टोन किसी आसन विशेष से दूर नहीं होता है। आसन से हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि किडनी के लिए और गॉल ब्लैडर के लिए एक्सरसाइज के तौर पर सर्वाधिक उपयोगी कपालभाति होता है। जो करना चाहे वो आसन के तौर पर खाली एक ही आसन इसमें कर सकते हैं, एक मंडूकासन या दूसरा योग मुद्रासन। ऐसे ये तो योगा मुद्रासन हो गया जिसमें श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और ये वज्रासन में बैठ करके और नाभि के ऊपर ऐसे हथेलियां या अथवा मुट्ठियां ऐसे रख करके आगे झुक जाते हैं। तो ये पथरी के लिए, किडनी के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए उपयोगी होता है। तो खाली एक ही आसन और एक ही प्राणायाम, कपालभाति मुख्य प्राणायाम और मंडूकासन या योगा मुद्रासन, बस इतना ही कर लेने से
पथरी की समस्या दूर हो जाएगी और बार बार पथरी नहीं बनेगी। इसके लिए असमरीहर रस और असमरीहर क्वाथ का भी सेवन कर सकते हैं, वे भी इसके अंदर अत्यंत लाभप्रद है। मूली का रस पी सकते हैं, वह भी पथरी को दूर करने में बहुत मदद करता है। जौ का आटा खा सकते हैं और जौ का दलिया भी खा सकते हैं। यवक क्षार, मूली क्षार, ये हमारे यहाँ औषधियों के तौर पर भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए जौ और मूली का सेवन ये पथरी के लिए बहुत उपयोगी। स्वामी जी, एक सवाल पथरी से जुड़ा हुआ है जो हमारे दर्शक संजय सिंह ने भेजा है हमें। 1 महीने पहले इन्होंने पथरी का ऑपरेशन करवाया है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा आसन उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि आप बता रहे हैं कि केवल 2 ही आसन हैं जो इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने क्योंकि ऑपरेशन करवाया है, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? कोई भी ऑपरेशन कराने के कम से कम 3 घंटे तक, खास करके जो पेट का ऑपरेशन करवाते हैं, हार्ट का ऑपरेशन के तो अनुलोम विलोम तीसरे दिन या 7वें दिन आराम से कर सकते हैं। खास करके पेट का, यूट्रस का, लिवर, किडनी का कोई ऑपरेशन करवाया है तो कम से कम 3 महीने बाद प्राणायाम शुरू करने चाहिए। आसन भी कम से कम 2 महीने के बाद धीरे धीरे शुरू करने चाहिए। ज्यादा तेजी से आसन करने से जो अंदर टांके लगाए जाते हैं ऑपरेशन के बाद में, उनके खुलने की संभावना रहती है और जो अंदर से पूरा घाव भी पूरा भरा नहीं होता है, तो हील नहीं हुआ होता है। इसलिए कोई भी आसन 2-3 महीने बाद और प्राणायाम तो 3-4 महीने बाद धीरे धीरे करके स्टार्ट करने चाहिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो प्राणायाम है वो ऑपरेशन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। और बेटर है कि आप जो आसन बता रहे हैं पहले से करते हैं ताकि पथरी की समस्या ना हो बाबा। हाँ, ये तो है ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और योग आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही है, प्रोविजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। माने जो निरोगी है उनको रोगी होने से बचाया जाए और जो निरोगी है उनको और ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, ये योग का बड़ा प्रयोजन। तो पहले ही अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि जरूरत ना पड़े। बाबा, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं जो आपको लगातार फॉलो करते हैं इंडिया टीवी पर, उनका ये कहना है कि जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, क्या उसको लिए सर्जरी ही करनी जरूरी होती है या फिर योग के जरिए भी उसे ठीक किया जा सकता है? 100% प्रोस्टेट को ठीक किया जा सकता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट 20 ग्राम होता है। जो कपालभाति नहीं करते, खाने पीने में थोड़ी असावधानी करते हैं अथवा बड़ी उम्र में स्वाभाविक रूप से भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है। लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 10-11 तुलसी के पत्ते डाल करके पीने से प्रोस्टेट घट जाता है। इसमें वृद्धि बाधिका वटी, चंद्र प्रभावटी, विषतुंदुक वटी अथवा पेशाब रुक रुक के होता है तो गोक्षुराति गुगुल भी साथ में लिया जा सकता है। प्रोस्टेट 100% नॉर्मल हो जाता है। मैंने जिनका 20 ग्राम से 40 और 80 ग्राम तक हो गया था जिनका प्रोस्टेट, उनको भी ये कपालभाति करवा करके, और जिनका पीएसए लेवल बढ़ गया था अमित भाई जी, पीएसए लेवल बढ़ने से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, वो भी 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये केवल योग के द्वारा ही संभव है। तो पीएसए, प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट का जो बढ़ा हुआ होना है, इलार्ज होना है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। किडनी जिनकी श्रिंक होती है, लीवर जिनका श्रिंक होता है, वो भी कपालभाति अनुलोम विलोम से अच्छा होता है। ये एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं जी। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग तो सब अपने घरों में बैठे रहते हैं, तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल फिरना भी उनका कम हो रहा है। तो ऐसे में एसिडिटी जैसी समस्या हो, ये बदहजमी की या फिर डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कैसे इसको ठीक रखें? क्योंकि पेट ही माना जाता है कि हर बीमारी का जड़ है। पेट ठीक है तो सब ठीक है। देखिए, पेट के लिए सबसे अच्छे 2 तो प्राणायाम है। एक तो कपालभाति, जिससे पूरे इंटरनल हमारे ऑर्गन्स एक साथ, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये तो सबको करना चाहिए। जिनको भी पेट की बीमारियां हैं उनको बाह्य प्राणायाम भी लाभ करता है। पेट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी और हर्निया खास करके। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड करते ब्रेथ को और पेट को अंदर खींचते, तो ये भी पेट के रोगों में विशेष लाभकारी है। और जिनको पेट की बीमारियां खास करके गैस है, एसिडिटी है, अल्सर है, कोलाइटिस है, इसके लिए
कम से कम 5 आसन भी अवश्य करने चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, जो अभी मैं बता रहा था, 2 तरह से मुट्ठियां बंद करके अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुकना। ये पेट के लिए भी जबरदस्त है और डायबिटीज के लिए भी। जिनको क्रोनिक डायबिटीज है वो भी ध्यान दें, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ ये 5 आसन अवश्य करें और बहुत इजी है, सब कर सकते हैं इनको। तो ये मंडूकासन, आधा से 1 मिनट ऐसे झुक करके रुकना। दूसरा मंडूकासन का अभ्यास है, हथेली नाभि के ऊपर रखी, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा, आगे झुक करके और ऐसे रुक जाते हैं। इससे करते करते ही पेट अच्छा हो जाता है। जिनको भी लीवर की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की कोई भी प्रॉब्लम है, स्टोमक की, गाल ब्लैडर की, ये पूरे इंटरनल ऑर्गन्स इससे अच्छे होते हैं। तो ये मंडूकासन। दूसरा, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे हाथ ऊपर उठाए, श्वास अंदर भरते हुए बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, ऐसे ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे रुक जाए। इससे पेट भी अच्छा होगा, मन भी शांत हो जाएगा और जब मन शांत होता है तो तन भी हमारा अच्छा हो जाता है। जिसका मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको भूख भी अच्छी लगती है, एसिडिटी नहीं होती, गैस नहीं बनती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो पेट की तमाम बीमारियों के लिए मंडूकासन, शशकासन, और जो बैठ सके पद्मासन में दाएं पैर को उठा के बाएं पर रखा, बाएं को उठा करके दाएं पर रखा। मीनाक्षी जी तो अच्छे से कर पाएंगे, जिनका शरीर थोड़ा भारी है, मोटे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होगी तो वो सुखासन में भी बैठ के बाएं हाथ नाभि के ऊपर दाएं ऐसे रख करके और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, तो ये योग मुद्रासन हो जाता है। ऐसे थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं, सामने देखते हैं। ये योग मुद्रासन बहुत ही अच्छा है। और जिनको पेट की बीमारियां हैं उनके लिए, लिवर स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेनक्रियाज के लिए भी वक्रासन। मत्स्यासन क्योंकि सब नहीं कर पाते, उसमें बाएं पैर मोड़ करके दाएं पैर घुटने के बाहर रखते हैं और ऐसे शरीर को ऐसे थोड़ा घुमाना पड़ता है, तो ये सबसे संभव नहीं हो पाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेकिन वक्रासन सब कर सकते हैं, दाहिने पैर को ऐसे मोड़ा। वैसे मत्स्यासन भी अच्छा होता है और ये वक्रासन तो सभी कर ही लेते, तो ऐसे घूम गए, क्योंकि हम इजी योग बताते हैं, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। और मुझे खुशी है इंडिया टीवी पर देख करके लाखों ही नहीं, अब तक करोड़ों लोग हमारी इस मुहिम में जुड़ गए हैं कि हमें भारत को कोरोना मुक्त बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। ऐसे दोनों तरफ से इस अभ्यास को ऐसे कर सकते हैं। ये बैठ करके 3 और लेट करके ऐसे ही 2-3 अभ्यास जो कर सके। ये उत्तान पादासन, ये भी पेट के लिए, चाहे वो गैस, एसिडिटी, अल्सर, जिनको भी पेट की कोई भी बीमारी, उनके लिए उत्तान पादासन, पैरों को उठा के 30 डिग्री पर रखना। दूसरा है नौकासन, दोनों तरफ से उठा देना, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। नाभि धरण जिनकी दिख जाती वो भी अच्छी हो जाती है। ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे रोक करके रखना है। पहले दिन तो 10-20 सेकंड रोक पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करके सप्ताह भर में 1 मिनट करने का अभ्यास हो जाएगा और 1 सप्ताह में पेट अच्छा हो जाएगा। इतना जबरदस्त है ये। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो वे ये कंधरासन या इसको सेतु बंधासन कहते हैं। घुटनों को मोड़ा और बीच से उठा दिया, ऊपर की ओर तान के रखा पेट को और श्वास बाहर छोड़ के अंदर खींच लिया, पेट ऐसे खींच लेते। तो इससे पेट के सभी रोग 100% अच्छे हो जाते हैं। और जिनकी फ्लेक्सिबल हो बॉडी, दोनों पैरों को तलवों से मिलाया और ऐसे खींच लेते,
पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये बहुत ही जबरदस्त है पेट की बीमारियों में। पेट के रोगों में आंत की झिल्ली जब कमजोर पड़ जाती है तब आंतें बाहर निकलने लगती हैं, पहले थोड़ी थोड़ी और बाद में बोल जैसी बाहर निकल जाती है। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा हो जाता है हर्निया। ये तो स्वामी जी आपने बहुत ही ये आसन खास करके कठिन आसन बताया, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। स्वामी जी आपको देखते हुए एक सवाल भी आ गया है, पुणे से सौम्यप्रिया घोष ने लिखा है कि उन्हें कब्ज की दिक्कत है, तो कब्ज के लिए कौन से आसन करें? और जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ हो, क्या कह रहे हैं अमित? पुणे से हमारे दर्शक हैं सौम्यप्रिया घोष, वो आपको देख रहे हैं। उन्होंने एक सवाल भेजा है कि उन्हें कब्ज यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो क्या किया जाए, कौन सा आसन करें? जो आसन अभी बताइए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, कोलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम अग्निसार, ये 3 चीजें जरूर करें। कपालभाति जो रोज ही करवा रहे, बाह्य प्राणायाम ये हर्निया के लिए भी बहुत जरूरी है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोका, पेट को अंदर खींचा, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए। और अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को अंदर खींचते और ढीला छोड़ते हैं, तो पेट एकदम हल्का हो जाता है, कब्ज भी दूर हो जाती है। जिनको कब्ज है वो खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, वो सुबह उठ करके भी पानी पिए, जब भी प्यास लगे थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिए। खाने में पहले सलाद फल खाएं, बाद में खाना खाएं, चबा चबा करके खाना खाएं, ज्यादा खाना ना खाएं। आंवला एलोवेरा जूस पिए, और बहुत अच्छे फल होते हैं इसके लिए, कब्ज के लिए। जिनको भी कब्ज है वो अमरूद खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, मुनक्का अंजीर लें। और त्रिफला चूर्ण सामान्य रूप से सबके लिए उपयोगी होता है। जिनको बहुत ही भयंकर कब्ज रहता है वे दिव्य चूर्ण या शुद्धि चूर्ण आदि ले सकते हैं थोड़े दिनों तक, नहीं तो आंवला एलोवेरा ही पी ले, उससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। हमेशा खुश रहें। जब हम दुखी रहते हैं, अप्रसन्न होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन अधिक रहता है। मुझे भी बचपन में बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता था। मैंने योग के द्वारा ही अपने कॉन्स्टिपेशन को पूरा दूर किया। और जिनको कब्ज रहता है, सुबह उठ करके यदि वो गोमूत्र अर्क, गोधन अर्क पानी में ले लेते हैं, तो ये कब्ज के लिए, फैटी लीवर के लिए, ओबेसिटी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। मैंने आर्थराइटिस के लिए भी बताया था कि यूरिक एसिड, ESR, RH फैक्टर जिनका पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने में जबरदस्त मदद करता है। तो इस तरह के उपाय करेंगे तो कब्ज कल से ही दूर हो जाएगा। स्वामी जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि एसिडिटी अगर होती है तो एसिडिटी आगे चल के फिर उसकी वजह से बवासीर, या कहते हैं कि जो पाइल्स की भी बीमारी हो जाती है, दिक्कत होने लगती है, तो योग के जरिए, आसन के जरिए क्या उससे रोका जा सकता है, बचा जा सकता है? देखिए, एसिडिटी से फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तो होता ही है, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है, और उससे एसिडिटी से अल्सर भी हो जाता है जी। एसिडिटी माने ज्यादा एसिड बनने लगा तो फिर ज्यादा एसिड बन करके अंदर ही अंदर आंतों में घाव कर देता है, तो उसको अल्सर कहते हैं। फिर वो नीचे भी हमारे छोटी आंत के साथ साथ बड़ी आंत पर भी असर करता है, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो जाता है। तो एसिडिटी का परमानेंट इलाज है। अभी जो आसन हमने बताए थे, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और सेतुबंधासन आदि ये आसन करें। और जितने जिससे बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि जो आसन आराम से कर सकते उतने आसन करें। और सबसे बड़ी बात है, खान पीन में ध्यान दे, तली हुई तीखी चीजें ज्यादा न खाएं। और 3 चीजों का सेवन करें। एलोवेरा, इसको घर में या जूस बना करके पी सकते हैं। हर चीज पतंजलि के लेने की जरूरत नहीं, अपने घर में एलोवेरा लगाइए। ये एलोवेरा जबरदस्त है, एलोवेरा का सेवन करें। एलोवेरा 25 से 50 ml इसका गुद्दा निकाल करके इसको पी ले। दूसरा वीटग्रास, वीटग्रास घर में ही बोले और उसको 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये अल्सर की जैसे कहते हैं संजीवनी है, ये उसकी पर जो है रामबाण औषधि है। तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस पिए तो इससे अल्सर भी दूर हो जाएगा, इससे
जो है जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वो भी पहले दिन से दूर हो जाएगी। और अंकुरित ले खाने में जितना हो सके कच्चा खाना खाएं, तीखा तला हुआ उससे परहेज करें। बहुत ही ज्यादा किसी को एसिडिटी होती है तब जाकर के हम अविपत्ति कर चूर्ण देते हैं और उसमें मुक्ता शुक्ति मिला करके थोड़ा खा लेते हैं, तो उससे एसिडिटी दूर हो जाती है। एक्यूट एसिडिटी होती है तब जाकर के उसमें कामदुधा, सूत, शेखर आदि का, मोती पिष्टी का भी प्रयोग कराते हैं। जब बहुत ही ज्यादा कोलाइटिस बढ़ जाता है तो उसमें कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी और कोटजारिष्ट इसका सेवन करा देते हैं, या बेल का सेवन। और बहुत अच्छा होता है अनार, एक अनार 100 बीमार बोलते हैं, तो अनार 1 कटोरी खाने से पेट की सारी बीमारियां और खास करके जिनको अल्सर होता है, जिनको कोलाइटिस होती है, उसके लिए तो अनार एक रामबाण का काम करता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां आराम से दूर हो जाती है। एक और गंभीर बीमारी है स्वामी जी, हर्निया, जिसका दर्द तो कई बार इतना बढ़ जाता है कि लोगों को लगता है कि उनके जान ही निकल जाएगी। इस बीमारी का इलाज हम योग से कैसे कर सकते हैं? तो अल्सर के लिए प्राणायाम में तो जो है बाह्य प्राणायाम ही एकमात्र है जो इसमें लाभ करता है। श्वास को बाहर छोड़ करके, जो अभी हम बता रहे थे, जालंधर बंद ठोड़ी को कटकूप में लगाना, उद्यान बंद पेट को पीठ से लगाना, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखना। ये बाह्य प्राणायाम 7 से 11 बार तक करें। श्वास को अंदर भरें, बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दें और पेट को अंदर खींचें। 10-20 सेकंड से ज्यादा प्रारंभ में नहीं रोक पाते हैं, तो इससे हर्निया अच्छा होता है। साथ में जो हमने आसन बताए थे अभी, मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, जिनका शरीर समर्थ हो तो वो सेतु बंधासन, ये 5 आसन कर लेते हैं तो 100% प्रारंभिक हर्निया अच्छा हो जाता है। बहुत ज्यादा हर्निया बढ़ने पर तो फिर नेट ही लगानी पड़ती है, अंदर ऑपरेशन करके नेट लगा देते हैं, जहां आंत की झिल्ली को फाड़ करके जहां से भी फिर बाहर निकलता हर्निया उसको सीलना पड़ता है। तो प्रारंभिक हर्निया अच्छा हो जाता है। और जिनको भी हर्निया है वो कोई भी प्राणायाम जोर से ना करे, पीछे झुकने वाले आसन ना करे, कपालभाति भी बहुत धीरे धीरे करे। जोर से कपालभाति करने से हर्निया बढ़ सकता है, ये सावधानी रखें। उष्टासन, भुजंगासन, चक्रासन आदि पीछे झुकने वाले आसन ना करें, ये विशेष सावधानी भी रखनी होगी जिनको हर्निया है उनको। और औषधि के तौर पर वो आंवला, एलोवेरा ले और अभयारिष्ट या कुमारियासव या लोहासव पी ले, उससे आंतों को ताकत मिलती है। और सामान्य रूप से जो अमरूद के पत्ते हैं जी, अमरूद के पत्तों को उबाल करके पीने से हर्निया में फायदा होता है। अच्छा, हमारे एक दर्शक है जो आपको देख रहे हैं स्वामी जी, आंत की झिल्ली फाड़ करके और आंतें बाहर निकलती हैं। स्वामी जी एक दर्शक है जो हर्निया से जुड़ा, दूसरा हाइटस हर्निया होता है, उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करने तो हाइटस हर्निया अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जी स्वामी जी, अमन मिश्रा है जो आपको देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि 50 साल उनकी उम्र है और उन्होंने पूछा है कि उनको कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, उनको हर्निया। हर्निया भी है जी। जिनको भी हर्निया है वो तीखी तली हुई भारी चीजें ना खाएं, एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं। वो कोशिश करें सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 बजे कोई फल ले ले और शाम को 8 बजे से पहले खाना खा लें। और जो मैंने उपाय बताए इनको अपनाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी एक सामान्य मैं बात बताता हूँ, 50 साल के बाद में व्यक्ति को एक ही समय भोजन करना चाहिए। दोपहर को सुबह नाश्ता हल्का लेना चाहिए, शाम को दूध या फल आदि लेने चाहिए, तो 100 साल तक जिएंगे। और कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते हैं, चाहे वो हर्निया है, गैस है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तमाम तरह की जितने भी बीमारियां हैं जो 50 साल के 60 साल के बाद होनी शुरू होती है, जिनको
एज फैक्टर बोलते हैं या लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, उनसे बचे रहेंगे तो 50 साल के बाद थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो अपने शरीर पर, अपने मन पर हम बहुत क्रूरता करते हैं। शरीर हजारों लाखों बार तो हमारी मूर्खताओं को सहता रहता है, लेकिन जब वो गलतियां हमारी लाखों ने करोड़ों बार हम बार बार गलतियां करते हैं आहार, विचार, वाणी, व्यवहार के स्तर पर, तो फिर शरीर जो है जवाब दे देता है, फिर बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए 50 साल के बाद में हेल्थ कॉन्शियस और ज्यादा रहने की जरूरत है। स्वामी जी, अभी अभी एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। इनका नाम ईशा गुजराल है। इन्होंने अभी अभी एक बच्चे को डिलीवर किया है और सी सेक्शन जो है उनकी सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी हुई है। अभी 1 महीना हो गया है इस ऑपरेशन को हुए। वही सवाल पूछ रही हैं कि क्या अब वो योग आसन करना शुरू कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो वो कौन कौन से आसन उन्हें करना चाहिए। देखिए, उनको सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करना चाहिए, जो हम जोड़ों के दर्द के लिए और बुजुर्गों के लिए भी बताते हैं। ऐसे अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाना, ऐसे गोल गोल घुमाना, इस तरह से ये जो हल्के हल्के व्यायाम हैं, ऐसे स्थित कोणासन आराम आराम से ऐसे करना, और हाथों के ऐसे ये अभ्यास करना, इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम जो हम अक्सर करीब करीब रोज ही बता दे रहे हैं। ईशा जी, आप क्योंकि ये कार्यक्रम देख रही हैं और आप बाबा रामदेव से ये सारे योगासन सीख रही हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आपको तेजी से आसन नहीं करने हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कौन कौन से आसन आप कर सकती हैं और कैसे कर सकती हैं। बहुत कोई भी कठिन आसन नहीं करना है, सूक्ष्म व्यायाम। फिर खड़े होकर के जैसे ताड़ासन, ये बहुत इजी आसन है। कोई भी आसन कठिन आसन नहीं करना होता है। डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट लेडीज को भी कठिन आसन नहीं करना होता है। तो ये ताड़ासन ऐसे आराम से, फिर इस तरह से तिर्यक ताड़ासन। आप भले बहुत फ्लेक्सिबल हो, लेकिन ऑपरेशन के बाद स्वामी जी बता रहे हैं कि आप भले कितनी भी कभी फ्लेक्सिबल रही हो, लेकिन अगर सी सेक्शन के जरिए आपने डिलीवरी की है, बहुत आराम से करना है। ऐसे करना, फिर ऐसे थोड़ा सा पीछे झुके, हल्का सा, बस इसकी बॉडी का बैलेंस ठीक रहेगा। थोड़ा सा इतना आगे झुक गए, बस इससे ज्यादा नहीं झुकना। ऐसे झुक करके माथा घुटनों से नहीं लगाना। तो ऐसे आराम से खड़े होकर के थोड़े मूवमेंट्स कर लिए। और सबसे अच्छा है कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके भस्त्रिका, उज्जाई गले और थायराइड के लिए जरूरी है, टॉन्सिल के लिए, T3, T4, TSH के बैलेंस के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत। और यदि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो शीतली, शीतकारी। ये सब बहुत सरल योग की क्रियाएं हैं, इनको करके और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो 3 महीने के बाद थोड़े थोड़े आसन प्राणायाम बढ़ाते जाएं। तो जो गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के दौरान कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आते हैं, पेट थोड़ा भारी हो जाता है या लाइनिंग आदि हो जाते हैं, कई तरह के शरीर का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, तो योग से दोबारा से आपको आपका खोया हुआ यौवन वापस मिल जाता है। जी बाबा, अब हम अगली बीमारी की बात करते हैं। ये बीमारी है अल्सर। अब कौन कौन से आसन हैं जो हमें अल्सर के लिए करने चाहिए, क्योंकि बहुत से दर्शकों ने हमें ये मैसेज भेजा है। विवेक मल्हार भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं। वो अल्सर का ऑपरेशन करवा चुके हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वो योग से सभी आसन कर सकते हैं या कुछ आसन से उन्हें बचना चाहिए। योग के आसन जो हमने अभी बताए थे एसिडिटी के लिए, मैंने कहा था एसिडिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वही अल्सर में तब्दील हो जाती है। फिर लंबे समय तक ये एसिडिटी और अल्सर चलता रहता है, तो वो पहले कोलाइटिस और बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस में चीजें तब्दील हो जाती है। इसलिए तीखी तली हुई कोई चीजें न खाएं। जिनको भी अल्सर होता है उनको ब्लीडिंग भी होने लगती है, और वो ब्लीडिंग ज्यादा हो तो आदमी की मौत भी हो सकती है, इतना खतरनाक होता है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक ये नागदोन नाम का एक पत्ता होता है जो सब अपने घरों में लगाते हैं। जब ये बहुत हरा होता है तो पत्ता ऐसा हो जाता है, तो नहीं तो मेरे बाएं तरफ भी आप जो देख रहे हैं ये सारा नागदोनी है। यहाँ पर इसमें थोड़े थोड़े पत्ते आ रहे हैं। ऐसे इसका ये पत्ता ले और इस पत्ते को
जो है अच्छे से पानी से धो करके, ये तो साफ रखा हुआ है, अच्छे से इसको धो करके और फिर इस पत्ते को, इसमें थोड़ा सा व्हाइट दूध सा भी निकलता है, इससे 99% लोगों की जो अल्सर है, पाइल्स फिशर फिस्टुला है, किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही है, लेडीज को भी जिनको और ब्लीडिंग होती है, ऐसे इसको खा लें। थोड़ा नमकीन लगता है खाने में, टेस्टी होता है, खराब नहीं होता है, तो इससे अल्सर अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, खाली पेट खाना चाहिए या खाने के पहले या खाने के बाद इसे खाना चाहिए? कपालभाति जोर से ना करें। ये खाली पेट 3-3 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले और रात को खाने से आधा घंटा पहले खा ले। पहले ही दिन से 99% लोगों की ब्लीडिंग दूर हो जाती है। अच्छा, तो ये तो अचूक, ये इतना जबरदस्त है, अचूक इलाज है। लगभग पूरे देश में होता है जी। स्वामी जी, जिनको बहुत ही ज्यादा ये ब्लीडिंग होती है, तो एक नाग केसर बोलते हैं, 100 ग्राम नाग केसर लेकर के उसमें 5 से 10 ग्राम स्फटिक भस्म और कहरवा पिष्टी मिलाकर के ले लेते हैं, तो पूरी तरह से अल्सर दूर हो जाता है। बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो कामदूधा, सूत शेखर, मोती पिष्टी भी मिलाकर के और शहद के साथ खा लेते हैं तो एसिडिटी अच्छी हो जाती है। और एसिडिटी वालों के लिए और अल्सर वालों के लिए सेम दवाई है जो मैंने बताया था, एलोवेरा जी, वीटाग्रास और लौकी का जी जूस जी। यदि एक बार स्वामी जी, एलोवेरा 25 से 50 ml और लौकी लगभग 200-250 ml। स्वामी जी, यदि हम एक बार योग करके उन्हें बता सकें, जो लोग नहीं देख पाए हैं, वो अब जो जुड़ रहे हैं, उनको अगर हम योग करके बता सके कि कौन कौन से योगासन हमें करने चाहिए अल्सर से बचने के लिए। अल्सर के लिए और हर्निया के लिए वापस मैं बता देता हूं, ये बहुत जरूरी और बहुत सरल आसन है। एक मंडूक आसन, श्वास बाहर छोड़ करके अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुट्ठियां बंदी है, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। अल्सर के लिए, कोलाइटिस के लिए और हर्निया के लिए रामबाण है ये। बस हर्निया वाले, अल्सर वाले कपालभाति जोर से ना करे, पीछे झुकने वाला कोई आसन ना करे। ये मंडूक आसन जबरदस्त है। मंडूक आसन, इसके 2 अभ्यास है। मुट्ठियां बंद करके 3 से 5 बार ऐसे कर सकते हैं और 3 से 5 बार ऐसे बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त आसन है। पहले ही दिन से हर्निया में जिनको दर्द हो रहा होगा हर्निया का, तो करते करते ही आंत यदि बाहर निकल गई है, आंत की झिल्ली से, आंत की जो एक नेट होती है, वो भी आर्टिफिशियल नेट लगाते हैं जब हर्निया का ऑपरेशन करते हैं, तो जिनकी आंत बाहर निकल गई, मंडूक आसन करते करते ही वो अंदर आंत चली जाएगी और दर्द दूर हो जाएगा। बस आराम से करना, ऐसे नहीं कि एकदम से नीचे गए एकदम से ऊपर आए, आराम से ऐसे। बहुत धीरे से करने की आवश्यकता है। और ऐसे रुक गए फिर लगभग आधा मिनट। ये कहने को छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन गैस, कब्ज, एसिडिटी, हर्निया, अल्सर, इससे देश की करीब आधी आबादी से ज्यादा लोग परेशान हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा पेट की बीमारियों से तो करीब 90 से 99 लोग पीड़ित रहते हैं। तो ये मंडूक आसन और शशकासन करना चाहें तो शशकासन भी, और योग मुद्रासन जो करना चाहें तो योग मुद्रासन भी। स्वामी जी, नींद भी एक बड़ी वजह है जो पेट की बीमारी होती है, नींद अच्छी ना होना। नींद अच्छी नहीं आएगी तो पेट भी अच्छा नहीं रहेगा, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, और उससे पेट की तो सब बीमारियां होती हैं, फिर स्किन प्रॉब्लम भी होगी, फिर हड्डियों में भी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए
स्वस्थ जीवन के 4 आधार कहे हमारे आयुर्वेद में। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, मिति। आहार, अच्छा आहार ले। निद्रा, 6 घंटे की नींद सबके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए तो 7-8 घंटे की। और संयम पूर्वक एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, कम से कम 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट, ये सबके लिए जरूरी है, नहीं तो सब तरह के रोग होंगे। तो ये पेट के लोगों के लिए ये मंडूकासन भी, और फिर लेट करके जिनको भी अल्सर है और जिनको हर्निया आदि है, ये पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है। श्वास बाहर छोड़ के घुटनों को दबा दिया, छाती से लगा दिया, और ये सेतु बंधासन, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया। ये बहुत अच्छे आसन है। पहले ही दिन से आपको पेट के रोगों में लाभ होगा, पहले ही दिन से। ये नाभि धरण डिगना एक बहुत बड़ी समस्या है, मेडिकल साइंस में इसको नहीं मानते, लेकिन नाभि यदि सेंटर में नहीं है तो गैस, एसिडिटी, हर्निया, बहुत तरह के रोग होते हैं। इसमें कठिन आसन है, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, शायद मीनाक्षी जी तो कर लेंगी। दोनों पैरों को तलवों से मिला करके पैरों को खींचा और खींच करके नासिका को से लगाया, पैर के अंगूठों को, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, कोहनिया नाभि के दोनों ओर आ जाती है और ऐसे रुकते हैं ऐसे। तो आसन धीरज पूर्वक करें। स्वामी जी, हाथ पांव के भीतर से गए हैं कि सभी बीमारियों से पूरी तरह से हम निजात पा सकते। जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। जी, दोनों हाथ जो है वो पांव के भीतर से होने चाहिए। हाँ, दोनों हाथ अंदर की तरफ होंगे और ये नाभि के दोनों ओर ऐसे हाथ आ जाते हैं, ऐसे पैर रहते हैं जी, इस तरह से। तो जब ऐसे करेंगे तब ये ऐसे हो गए। जी जी। तो ये इस तरह से होता है। तो घुटने बाहर की ओर होते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो होगा, नहीं तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन ये नाभि और धरण डिगना बहुत बड़ी समस्या, गुजराती में बोलते हैं पिचोटी की खिसक गई, ऐसे योग में इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। यदि ये मध्य में है तो ठीक है, नीचे की तरफ होगा तो दस्त, ऊपर की तरफ होगा तो कब्ज, दाईं तरफ बाईं तरफ होगा तो सर्दी, जुकाम, बुखार, बार बार बीमार पड़ना, लो इम्यूनिटी, बॉडी और माइंड का, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का बैलेंस नहीं रहता। बिल्कुल, तो नाभि चक्र के लिए भी बहुत जरूरी आसन है जो हमने आपको अभी बताया। बिल्कुल, आपने आसन भी दिखाया, आपने सारी चीजें बताई, लेकिन साथ में आपने जाते जाते एक ऐसा कठिन आसन दिखा दिया है कि उसको सीखने के लिए काफी वक्त लग जाएगा। हालांकि मीनाक्षी ने बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश की थी। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें सारी चीजें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कल स्वामी जी फिर हमारे साथ जुड़ेंगे सुबह 7:57 पर। एनीमिया, इसके अलावा किडनी जिनके कमजोर हैं और जिनको एड़ियों में दर्द होता है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कल का शो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे साथ स्वामी जी होंगे। और साथ ही अपने सवाल भी हमें जरूर भेजिए ताकि हम स्वामी जी से आपके सवाल पूछ सकें। धन्यवाद स्वामी जी आपका। नमस्ते। मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि आपने भी हमारे साथ योग बताया। और साथ ही जो दर्शक हैं उनको हम बता दें कि वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लॉकडाउन में किसने दिया DHFL फैमिली को VIP पास, ये भी बताएंगे।